तो आज से हमारा एक नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ये मॉड्यूल उनके लिए भी है जो मार्केट बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल लेमैन है। ये मॉड्यूल उनके लिए भी है जो मार्केट में जिनके पास ऑलरेडी मार्केट की एक्सपर्टीज है। आपके पास ऑलरेडी पिछले 5 साल 10 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भी आपको इस मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल को समझने इसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जाती है। बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर आप ये सीखने वाले हैं कि मार्केट के अंदर हमें ये बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग कर लो या तो इन्वेस्टमेंट कर लो। तो मार्केट में या तो आप पैसा ट्रेडिंग से कमा सकते हो या तो इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू मार्केट से आप एक सेफ एंड सिक्योर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ब्रॉडली जब स्टॉक मार्केट की बात की जाती है तो स्टॉक मार्केट में गाइस हमारे पास तीन तरीके के लोग होते हैं जो कि जनरली स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करते हैं। एक वो होते हैं जिनकी प्लानिंग ये होती है कि आपने बोला कि सर आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस लॉन्ग टाइम बैक एंड आई एम ऑक्यूपाइड विद माय जॉब, बट मेरी प्लानिंग ये है कि बिजनेस से और जॉब से मुझे जो सैलरी आ रही है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बिजनेस से और जॉब से मेरे को जो सैलरी रिसीव हो रही है, जो इनकम रिसीव हो रही है, मैं उस इनकम को टच ना करूँ। लेकिन उसके अलावा मैं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहता हूँ जिससे मेरी जो पेटी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस में इवन मैं मेट कर सकूं, उनको मैं बियर कर सकूं, राइट। दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी प्लानिंग ये होती है कि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना करियर देखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर देखना चाहते हैं, अगर आप चीजों को एनालाइज अच्छा कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी एक्सपर्टीज मार्केट में बहुत अच्छी है, तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। आप इंटरनेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, इंटरनेशनल कोर्सेज कर लो। आप इंडिया में किसी भी एमसीज में जॉब करना चाहते हो, या किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में जॉब करना चाहते हो, किसी भी बैंक में जॉब करना चाहते हो, किसी भी फंड मैनेजमेंट कंपनी में काम करना चाहते हो, किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में काम करना चाहते हो, या फिर कुछ बाहर की कंपनी जो इंडिया में काम कर, जैसे मॉडीज हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, राइट। ये सब कंपनीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। You can become a portfolio manager, you can become a research analyst, investment banker, derivative analyst, technical analyst। अगर आपकी प्लानिंग ये है कि मुझे अब्रॉड सेटल होना है, अब्रॉड शिफ्ट होना है, मुझे कनाडा जाना है या मुझे यूएस रहना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि कनाडा में रहते हैं, तो मुझे भी कनाडा जाना है, तो बहुत वहां पे इवन कनाडा वगैरह में और इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर इंडिया के बहुत सारे लोग जा करके किसी न किसी फाइनेंशियल कंपनीज में जॉब करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस डोमेन में जाते हैं। तो आप यहाँ पे CFA कर सकते हो, यू कैन बिकम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, यू कैन बिकम अ CMT चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, यू कैन बिकम अ CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, यू कैन बिकम अ IFA इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ATA कर सकते हो, ATM में कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। ये सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं एंड 22 कंट्रीज के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप 22 कंट्रीज में जाकर के आप जॉब ले सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। आप इंडिया से पहले अप्लाई कर लो ताकि आपको वीजा लग जाए आपका, और आप इजिली जाकर के वहां पे पीएल लेकर के काम कर सकते हो। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। तो तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी प्लानिंग ये होती है। अब आपने बोला कि सर आज के टाइम पे अगर मैं डेली में ट्रेड करके अगर मैं 1000 2000 रुपए 3000 रुपए अगर मैं कमा लेता हूँ, तो मेरी प्लानिंग ये है कि सर जहां पे मैं पहले जॉब करता था, जहां पे मेरी पहले वर्किंग थी, या मेरा जो बिजनेस था, तो वहां पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके पास पैसा तो है बट उन्हें यही नहीं पता है कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। इवन आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पीपल हैव मनी बट दे एक्चुअली डोंट नो वेयर शुड दे पार्क देयर मनी, राइट। सो ऐसे केस में आपने बोला कि सर मेरी प्लानिंग ये है कि अगर मैं खुद के फंड पे ट्रेड करके मैं रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ, कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जिनका फंड मैनेज करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो सर वो मेरे को पैसा दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कल को उनका भी फंड मैनेज करूँ, मैं उनके फंड के ऊपर भी रिटर्न निकाल करके मैं उनको दूं, ताकि कुछ मुझे मिले, कुछ मैं क्लाइंट को दूं। या फिर मैं आने वाले टाइम में मैं एक खुद की ब्रोकिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या खुद की मैं एडवाइजरी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फंड मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ब्रॉडली ये तीन तरीके के लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग अल्टीमेटली है क्या। चाहे आप एज अ ट्रेडर ज्वाइन करें, चाहे आप एज अ लर्नर ज्वाइन करें, चाहे आप एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन करें, अल्टीमेटली हमारा एंड गोल यही होता है कि हमें मार्केट से पैसा कमाना है। आप स्टॉक मार्केट में कब तक जॉब कर लोगे? 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल, ठीक है। अल्टीमेटली आपको करना क्या है? आप चाहे स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रोफाइल पे जाकर अगर आप जॉब करोगे तो अल्टीमेटली आपको करना ट्रेड ही होगा। तो या तो आप खुद के लिए ट्रेड करो या तो आप दूसरों के लिए ट्रेड करो, तो करना आपने ट्रेड ही है। इवन ये जितनी भी जो चीजें हैं ना, ये सारी से घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही आती है। तो आपकी एंड गोल तो यही होनी चाहिए कि आप लोगों को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है। फुल टाइम ट्रेडर कैसे बनना है, किस तरीके से आप एक फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं,
इसके लिए आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली ये जो हमारा मॉड्यूल है स्मार्ट इन्वेस्टर, इस मॉड्यूल के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल है, यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी आपके पास मार्केट है जिस मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, कमोडिटी और करेंसी मार्केट क्या होती है, कैसे इन मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। तो अल्टीमेटली आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ही करनी है और ट्रेडिंग करने के लिए ब्रॉडली हमारे पास ये चारों मार्केट अवेलेबल है। तो सर सबसे पहले हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि ये मार्केट्स हैं क्या और इन मार्केट को हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए यूज किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली मार्केट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट बेसिकली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है। तो लेट्स सपोज कि भाई ये आप थे एंड ये आपकी कंपनी थी, आपने 2010 में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। 2010 में आपने अपनी जब कंपनी स्टार्ट करी तो उस टाइम पे आपकी जो कंपनी थी वो लेट्स सपोज बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो 2010 में आपने 1 लाख रुपए से लेट्स सपोज 10 लाख रुपए से आपने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी। तो 2010 में आपकी जो कंपनी थी वो प्लास्टिक की बोतल मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपकी जो कंपनी थी वो इंडिया की ग्रोइंग कंपनी बन गई, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम था सेलो। अब आपकी कंपनी बेस्ट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करती थी, राइट। तो देखते ही देखते आपकी जो कंपनी थी वो इंडिया की सबसे ग्रोइंग कंपनीज में से एक हो गई और 2022 में आज आपकी कंपनी जो आपने 2010 में स्टार्ट करी थी 10 लाख रुपए से, आज उसी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज होकर के लेट्स सपोज 1000 करोड़ हो चुकी है। यानी कि इन 10 सालों में आपने जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता गया तो आपने ऑल ओवर इंडिया में आपने अपनी ब्रांचेस ओपन करना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते, क्योंकि हम लोग जब कोई भी ब्रांच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लैंड परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर मशीनरी, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन पूरे हर प्लांट की वैल्यू मिला करके आज आपके बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़ की हो चुकी है। अब आपने बोला कि सर कब तक हम लोग ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। अब हमारी प्लानिंग ये है कि अब हम लोग स्टील की बोतल भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि स्टेनलेस स्टील की बोतल भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो एक स्टील की बोतल अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमारे पास जो मशीनरी है वो प्लास्टिक की बोतल को मोल्ड करती है, प्लास्टिक की बोतल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन अब हमें जो बोतल चाहिए वो कौन सी होगी, स्टील की होगी। तो अगर हमें स्टील की बोतल लगाने के लिए, अगर हमें स्टील की बोतल बनानी है तो उसके लिए हमें एक नई प्लांट लेनी पड़ेगी, नया रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, तो खर्चा बहुत होगा। अब ये आपकी जो पुरानी कंपनी है आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1000 करोड़। लेकिन आपने सोचा कि सर मुझे एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है और इस नए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लोग उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं कि कितना बजट आ सकता है। तो आपने बोला कि सर इस नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट हमें 100 करोड़ रुपए की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 100 करोड़ रुपए आएगी कहां से? तो आपके पास देखें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी जो पुरानी कंपनी है इसमें से आप 100 करोड़ की कोई एक प्लांट बेच दो, उससे जो फंड आएगा उस फंड से आप नया बिजनेस स्टार्ट कर लो। या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बैंक के पास जाएं, बैंक वाले को बोला कि देखो जी ये मेरी पुरानी कंपनी जिसकी आज मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ की है, लेकिन मुझे एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला कि देखो जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 100 करोड़ का लोन दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आपको इसके ऊपर हर साल मुझे 10% का ब्याज पे करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस बात है कि भाई नया बिजनेस और अगर आपने इसके ऊपर अगर 100 करोड़ का लोन लिया तो हर साल आपको बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, 10% का इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल। तो लेट्स सपोज कि हर साल आपको बैंक को 10 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल पे करने पड़े। अब अगर आप हर साल बैंक को अगर 10 करोड़ रुपए पे करोगे तो ऑब्वियस बात है कि सर अगर बैंक से पहले लोन लेंगे तो बैंक से लोन लेने के बाद हम लोग प्लांट खरीदेंगे, फिर प्लांट खरीदने के बाद बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बिल्डिंग लगेगी, फिर मशीनरी आएगी, तो ये सारा काम होने में 1 साल का टाइम लग जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैंने बैंक से अगर लोन ले लिया तो उस केस में जो मेरी कंपनी है वो 1 साल में तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती। 1 साल के अंदर मेरी कंपनी 10 करोड़ का तो पैसा बना ही नहीं सकती, तो 1 साल तो बिजनेस को खड़े करने में लग जाएगा। तो अगर मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने टाइमली बैंक को अगर पेमेंट वापस नहीं की तो बैंक मेरे ऊपर लॉसूट फाइल कर देगी, केस फाइल कर देगी। तो उस केस में भाई मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता। सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि सर मैं या तो अपना प्लांट बेच दूं और प्लांट बेच करके मैं फंड रेज कर लूं, लेकिन असेट्स को सेल करके असेट्स बनाना ये बिजनेस नहीं होता है। तो आपने बोला कि नहीं सर ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि आपने सोचा कि सर क्यों ना एक काम किया जाए कि मैं अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहता लेकिन मेरे को फंड की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपने सोचा कि सर क्यों ना एक काम किया जाए, ये जो मेरी पुरानी कंपनी है जिसकी आज मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ की है, अभी देखा जाए तो इस कंपनी का मैं अकेला मालिक हूं, तो मेरे पास इस कंपनी की 100% की हिस्सेदारी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्यों ना मैं ये 100 करोड़ रुपए किसी से रेज कर लेता हूं और बदले में मैं उसको अपनी कंपनी की 10% की हिस्सेदारी दे देता हूं। अब मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितने की थी,
1000 करोड़, जिसमें से कि मैंने ऑलरेडी कितना रेस कर लिया है, तो मैं फ्यूचर में और कितना रेस कर सकता हूँ, 900 करोड़ रुपए। यानी कि पहले मेरे पास 100% की ओनरशिप थी, अब मेरे पास 90% की ओनरशिप बची हुई है। तो ये जो जिससे मैंने रेस किया है, इसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से पार्टनर। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 100 करोड़ रुपए है, ये छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब एक कंपनी जब फंड रेस करती है तो वो बहुत बड़ा फंड होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो उस केस में एक आदमी से इतना बड़ा पैसा रेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे केस में मैंने सोचा कि सर क्यों ना एक काम किया जाए, अगर हम लोग एक इंडिविजुअल आदमी से पैसा मांगेंगे तो हो सकता है उसके लिए वो पैसे को देना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि सर ये जो हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हमें अपने 10% इक्विटी डिल्यूट करनी पड़ेगी। हमें अपनी कंपनी के 10% के जो शेयर्स हैं हमें किसी को देना पड़ेगा, और 10% शेयर्स हम लोग किसी को दे करके और बदले में उससे पैसा ले लेते हैं। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि अपने कंपनी के जो 10% शेयर्स है हम लोग पब्लिक को दे देते हैं, और बदले में पब्लिक से हम लोग 100 करोड़ रुपए रेस कर लेते हैं। अगर हम लोग एक ही आदमी से पैसा मांगेंगे तो चांसेस है कि वो हमें पैसा ना दे पाए। अब इतना बड़ा देश है और पैसा कितना चाहिए, सिर्फ 100 करोड़। अगर एक आदमी 10 शेयर भी खरीदेगा तो 10 लाख लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ही कंपनी को सारा पैसा मिल जाएगा, राइट। तो इससे क्या है कि कंपनी के ऊपर बर्डन भी कम आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो लेट्स से आपके पास अगर लैपटॉप है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, यू आर अ लैपटॉप होल्डर। अगर आपके पास बॉटल है तो यू आर अ बॉटल होल्डर। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो यू आर अ मोबाइल होल्डर। उसी तरीके से अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर। जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है उसको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर को ही ऑनर ऑफ द कंपनी बोला जाता है। तो अगर मान लेते कि अगर मेरे पास अगर टाटा मोटर्स का अगर एक शेयर ही पड़ा हुआ है तो मैं उस एक शेयर का क्या कहलाऊंगा, शेयर होल्डर। तो आपने कंपनी के शेयर के बदले में पैसा पे किया है, तो एक तरीके से आप कंपनी के क्या बन चुके हैं, पार्टनर। और पार्टनर को क्या बोला जाता है, ऑनर। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के अगर शेयर्स है तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर एक तरीके से पार्टनर होता है और उस पार्टनर को हम लोग मालिक बोलते हैं, यानी कि ऑनर बोलते हैं, राइट। अब एक बात बताएं, मान लेते हैं कि भाई आपकी कंपनी, आप कंपनी के मालिक हो, भाई आपके पास कंपनी के 10 शेयर हैं, तो आप कंपनी के 10 शेयर के क्या हो, मालिक हो। कल को अगर कंपनी कुछ भी एक्शन लेती तो आपके पास एक बार मेल जरूर आएगा कि भाई हम ये चेंजेस कर रहे हैं। आपके पास वोटिंग राइट्स है कि आप जाकर के कंपनी में बात कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको अपने 10 शेयर की चिंता है, क्योंकि आपने पैसा देकर के शेयर खरीदा है, फ्री में तो लिया नहीं है। अब यहां से समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी, कि आप कंपनी के मालिक बन चुके हैं। अब ये टाटा मोटर्स आपकी हो गई। एक तरीके से आप कंपनी के, अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 1000 शेयर हैं तो आप टाटा मोटर्स के 1000 शेयर के क्या बन चुके हो, मालिक बन चुके हो। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि आप कंपनी के मालिक हैं, भाई मान लेते हैं कि ये मेरी कंपनी एंड इस महीने मेरी कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद मैंने 5 लाख रुपए मैंने रेंट वगैरह में पे कर दिया, बाहर के खर्चों में पे कर दिया। रिमेनिंग 5 लाख रुपए जो है मैंने ऑफिस की रेंट, सैलरी, इन सब में पे कर दिया। फिर पेटी एक्सपेंसेस था, जो मैंने 10 लाख कमाए, 10 लाख कमाने के बाद भी मैंने सारे खर्चे पे करने के बाद 1 लाख रुपए मेरे को घर से देने पड़े। तो ऑनर का मतलब क्या है कि सबका सब कुछ देने के बाद जो बच गया वो मालिक का। किसी महीने क्या हुआ कि मैंने 10 लाख कमाए, लेकिन 10 लाख कमाने के बाद मैंने 5 लाख रुपए में सब कुछ पे कर दिया। जो 5 लाख बचा वो पूरा का पूरा किसका, मेरा। तो ऑनर का मतलब क्या होता है कि सबका सब कुछ देने के बाद जो बच गया वो आपका। तो एक कंपनी को, अब मान लेते हैं कि भाई आपने अगर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हुए हैं, तो कल को अगर टाटा मोटर्स को अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा तो शेयर का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आप कंपनी के मालिक हैं तो शेयर का भाव बढ़ेगा, तो आपको भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कल को अगर टाटा मोटर्स को लॉस होगा और शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आप कंपनी के मालिक हैं, इसीलिए आपको चॉइस मिली थी कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो कल को अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को इस कंपनी के कारण लॉस हुआ, कि आपने किसी कंपनी के, आपको किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है, ये आपको कंपनी नहीं बोला, आप खुद उस कंपनी के शेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन चुके हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं। एंड उस कंपनी में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो पैसा कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी पैसे को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो टाटा मोटर्स को अगर इस क्वार्टर में लेट्स सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने बोला 50 करोड़ रुपए कंपनी के रिजर्व में डाल दो ताकि फ्यूचर में काम आए, और 50 करोड़ रुपए हम लोग मार्केट में जिन्होंने हमारे कंपनी पे इन्वेस्ट किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कंपनी ने बोला कि भाई जिसके पास एक शेयर है मैं उसको एक शेयर के बदले में 10 रुपए दूंगा। तो आपके पास 1000 शेयर है तो आपको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए। तो यानी कि कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है और कंपनी आपको क्या दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस है तो शेयर का प्राइस नीचे भी जाएगा। तो कंपनी आपको, अगर कंपनी का भाव नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी लॉस में, और जो कंपनी लॉस में होगी वो डिविडेंड
देगी नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो आउट ऑफ प्रॉफिट बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड कैसा, राइट। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान दो। तो कंपनी के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर के पास जाएगी और शेयर होल्डर से फंडिंग रेज कर सकती है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, अब पहले के टाइम पे कंपनी पब्लिक से पैसा लेकर के कंपनी डिफॉल्ट हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि चिट फंड के नाम से पब्लिक से फंड रेज करती थी, या कंपनीज के नाम। आप लोगों ने सुना होगा कि 2000 में एक बबल बना था इंडिया में, जिसको 1996 में बना था, बट वो बबल बर्स्ट हुआ था 2000 में, जिसको हम लोग इंटरनेट बबल के नाम से जानते हैं। इंटरनेट बबल एक ऐसा बबल था जिस टाइम पे लोग उन कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे जो कंपनी इंटरनेट में डील करती थी। क्योंकि इंडिया में इंटरनेट कब आया था, 1996 में, और 96 में इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद लोगों ने उस कंपनी पे एग्रेसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जो कंपनी इंटरनेट में डील करती। एंड क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों को ये पता था कि आने वाले टाइम में इंटरनेट एक बूमिंग हो सकता है, तो लोगों ने आंख बंद करके अपना पैसा उन कंपनी पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और एकदम से कंपनी के पास जब पैसा है तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, जबकि कंपनी अपनी वैल्यूएशन को एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन 2000 में जब बबल बस्ट हुआ तो उस टाइम पे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। एंड उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कंपनीज थी जो कि एक छोटा सा ऑफिस लेकर के एक दो लैपटॉप डाल करके और क्लाइंटों को, लोगों को फोन करके बोलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि भाई हम इंटरनेट के अंदर डील करते हैं, हमारी कंपनी ये करवाती है, तो आप हमें पैसा दो। क्योंकि जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे वो किसी एजेंट को पैसा देते थे, या वो किसी कंपनी के नाम पे पब्लिक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, और उस टाइम में बहुत सारी कंपनी डिफॉल्ट हुई थी, फ्रॉड हुई थी, राइट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई नहीं, अगर मान लो कि कल को अगर आपने अभी पब्लिक से डायरेक्टली पैसा लिया और पब्लिक से पैसा लेकर कल को अगर आप डिफॉल्ट हो गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप तो भाग जाओगे, तो नुकसान किसका? पब्लिक का। तो आप डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। तो अगर आपको पैसा ही रेज करना है तो भाई देखो, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को हमारे पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देखो जी, हमारा नाम है एक्सचेंज, हम एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को हमारे पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एक बार आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर लो, उसके बाद ही आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये कंपनी अपने बिजनेस को कहां पे रजिस्टर्ड करेगी? एक्सचेंज पे। एंड एक्सचेंज पे अपने बिजनेस को लिस्ट करने के बाद ही पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। तो इसने कंपनी पब्लिक को क्या प्रपोजल दिया? इसने एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को ये प्रपोजल दिया कि भाई आप हमारे कंपनी के, हमें 1000 करोड़, हमें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, बदले में हम अपनी कंपनी के 10% के शेयर्स पब्लिक को दे रहे हैं। तो एक्सचेंज क्या कर रही है कि एक्सचेंज पब्लिक से शेयर्स लेकर के, देखो जो ये जो टर्म है शेयर्स, इस शेयर्स को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं और इस शेयर्स को हम लोग सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो आप इसको सिक्योरिटी बोलो, स्टॉक बोलो, बात एक ही है। तो ये एक्सचेंज क्या कर रही है कि कंपनी शेयर्स लेकर किसको दे रही है? पब्लिक को। और पब्लिक से पैसा लेकर के किसको दे रही है? कंपनी को। तो ये एक्सचेंज एक तरीके से बीच में मीडिएटर का काम कर रही है। लेकिन ये कर क्या रही है? तो कंपनी शेयर्स लेकर के पब्लिक को दे रही है, इसीलिए, और शेयर्स को क्या बोला जाता है? स्टॉक। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर्स को क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रही है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही है। अब एक बार अगर ये शेयर्स अगर पब्लिक के पास आ गया तो फिर पब्लिक उसको आपस में एक्सचेंज करती है। तो जब पब्लिक उसको आपस में एक्सचेंज करती है, किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो उसी को क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग। तो यानी कि अब हमारे पास ऐसा नहीं होता कि हम आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। अगर मुझे टाटा मोटर्स के शेयर बाय करने, तो ऐसा थोड़ी कि मैं आई केम टू इन कि मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को 100 शेयर दे दो, ऐसा तो नहीं होता। आप बेचोगे एक्सचेंज पे जाकर के तो मैं खरीद लूंगा। तो हमारे बीच में जो डीलिंग हो रही है वो आमने सामने नहीं हो रही है, हमारे बीच में जो डील हो रही है वो किसके थ्रू हो रहा है? एक्सचेंज के थ्रू। तो एक्सचेंज के थ्रू क्यों होता है? ताकि डिफॉल्ट रिस्क खत्म हो जाए, राइट। तो इसीलिए मार्केट के अंदर हम लोग इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ये जो कंपनी, यानी कि सबसे पहले अपनी कंपनी को कहां पे रजिस्टर्ड करती है? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो जब एक कंपनी अपने बिजनेस को, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी एक्सचेंज पे जाके लिस्टेड हो जाएगी। अब भाई मेरी कंपनी है, अब मैं ऐसा थोड़ी कि अपनी कंपनी को ले जाकर के एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कर दूं और मेरी कंपनी के भी शेयर्स आ जाएंगे, आईपीओ आ जाएगा और मेरी कंपनी में ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। हर कंपनी को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड कुछ लिमिट सेट कर रखी कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, पेड अप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, इतने साल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो ही आपकी कंपनी आ सकती है। तो इन चीजों को चेक करने के लिए सबसे पहले कंपनी की चेकिंग की जाती है, और उस चेकिंग के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है, नहीं ला सकती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जहां पे कंपनी सबसे पहले अपने बिजनेस को एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, इस पूरे प्रोसेस को मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। यानी कि प्राइमरी मार्केट इज द प्लेटफॉर्म वेयर a company get listed their business on stock exchange on a very first time। तो जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने बिजनेस को एक्सचेंज पे लिस्ट करती है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्राइमरी मार्केट। तो जब तक एक कंपनी एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो रही है तब तक वो क्या है? प्राइमरी। जैसे उस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए उसको क्या बोला जाता है?
सेकेंडरी मार्केट, यानी कि वंस द कंपनी गेट लिस्टेड ऑन द प्राइमरी मार्केट ओनली आफ्टर स्टार्टेड ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल, ये जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है, और इन दोनों मार्केट को जब कंबाइंड कर देंगे तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को गाइस हमने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों को, अब प्राइमरी मार्केट में एक कंपनी लिस्ट होती है और प्राइमरी मार्केट को डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हम लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं। तो ये आईपीओ क्या होते हैं? आई का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि पहली बार। आई मींस इनिशियल, पहली बार। पी मींस पब्लिक और ओ मींस ऑफर। इनिशियल यानी कि पहली बार पब्लिक के लिए ऑफर लेकर के आना। क्या ऑफर? हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो और बदले में हमें पैसा दे दो, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आईपीओ। एक बार कंपनी जब आईपीओ लेकर के आ जाती है और लिस्ट हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मैं इंट्राडे में ट्रेड कर लूं, और अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूं। तो ये जो कैपिटल मार्केट है गाइस, इसी को हम लोग सम टाइम इक्विटी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, कई बार इसी को हम लोग कैश मार्केट के नाम से भी जानते हैं, राइट? और इसी को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं।